हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारी राजस्थान अध्ययन की अध्याय सीरीज चल रही है, उसमें आज हम कक्षा 6 के सेकंड अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्राचीन शब्दावली है। वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 और कक्षा 6 से 12, जिसमें कंसेप्ट के साथ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। कक्षा 6 में पहला अध्याय है वो राजस्थान एक परिचय। पिछले क्लास में उसको हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास सेकंड, और जो टोटल 10 जो पार्ट है इसके लोक संस्कृति कला तक, उसमें जब 10 वीडियो हम कवर करेंगे, 10 क्लास इसमें कवर करेंगे, तो उसके बाद में आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चनों के एक महा मैराथन रखी जाएगी, जिसमें आपने जितना जो कुछ भी पढ़ा है कक्षा 6 से राजस्थान अध्ययन से, वो इसमें कवर करेंगे, जिसमें आपकी तैयारी है वो और मजबूत होगी। तो बिना देर किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहला सेकंड अध्याय, दूसरा अध्याय राजस्थान का इतिहास, जिसमें जो प्राचीन शब्दावली है, जहाँ पे यानी जो हमारे जिले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर, इनके जो पुराने नाम है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। और आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा कि ये पुराने नाम क्यों रखे गए। तो आपको बता दें कि जो जनपद होते थे, जो अंचल होते थे, अंचल मतलब होता है इसका क्षेत्र, यानी कि वहाँ की जो क्षेत्र है या जनपद है, वहाँ पे जो रहने वाली जाति है, जाति के नाम पर ही इन अंचलों या जनपदों का नाम रखा गया था। जैसे जंगल, मरु, अर्जुनाइन, सीवी, मेवात, हाड़ौती, तो ये जातियां थी, इनके नाम पे जंगल प्रदेश हो गया, मरु जाति थी तो मरु जनपद हो गया, अर्जुनाइन जाति थी तो अर्जुनाइन जाति हो गई, और सीवी जाति थी तो वहाँ पे सीवी जनपद हो गया। उसी प्रकार से मेवात, हाड़ौती, ये प्रदेश जाने जाने ये प्रदेश है वो अपने जाति के आधार पे अपने नाम बन गए, और इसी के आधार पे उनकी बोलियां भी बोली जाने लगी। और अब आगे देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखते हैं मरु प्रदेश। मरु प्रदेश है, इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है कि मरु प्रदेश का जिक्र यानी कि उल्लेख है वो किन जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें कौन से ऐसे ग्रंथ है जिनमें मरु जो जनपद इसका उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के सहित जो रामायण है, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता, इनमें इसका उल्लेख किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ से जो हम यानी हमारे मन में ये रहता है कि इस छोटी क्लास है 6th क्लास, इसमें से क्या पढ़े, इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आप देख लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से उठते हैं। एग्जामिनर है वो स्टूडेंट को रखने के लिए सबसे छोटा क्वेश्चन देते हैं और डीप से घुस के देते हैं। तो आपको हर वो कुछ पढ़ना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट है ये, 0 से एडवांस आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपकी स्टार्टिंग है पढ़ने की, स्टार्टिंग वो 0 से है, बेसिक से है, 6ठी क्लास से है। तो आप समझ लिए कि 12वीं क्लास तक आते आते आपको सब कुछ पता होने लग जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, और 80 या 90% आपका कवर हो जाएगा सिलेबस। तो मरु प्रदेश है, जो मरु प्रदेश है इसका जिक्र किया गया है पुराने जो वेद है, ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद है उसमें महाभारत है, रामायण है, चरक संहिता है, बृहद संहिता, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था, आर्यों का प्रारंभिक आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र, तो आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वो था मरु प्रदेश। जो मरु प्रदेश है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था। तो मरु प्रदेश था। और वर्तमान में मरु प्रदेश की बात करें तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर, बाड़मेर, इनके कुछ भाग सम्मिलित हैं, जोधपुर, और इनके ये भाग यानी कि जो पश्चिमी जो जिले आते हैं राजस्थान के, ये मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसे ही मरुस्थल, महान मरुस्थल है, ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में है। तो ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मरु जनपद है वो मरुस्थलीय है, और मरु से मरुस्थल, और जो पश्चिमी जिले हैं जिसमें चूरू, गंगानगर, बीकानेर और जो नागौर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके कुछ भाग सम्मिलित हैं, और ये मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसके बाद में विकास के साथ में कुरु, मद्र और जांगल, ये जनपद इनका निर्माण हुआ। तो जो मरु जनपद है इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन कि मरु जनपद का उल्लेख किन ग्रंथों में किया गया है? तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो और घुमा फिरा के पूछे कि महाभारत कालीन जो जनपद थे उसका नाम बताइए, तो मरु जनपद। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो मरु प्रदेश था। और आधुनिक अगर जिले पूछे मरु प्रदेश के अंतर्गत, तो चूरू और चूरू, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जिले हैं वो सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। अब अगला देख लेते हैं, और अगला है जांगल प्रदेश। तो इस जनपद में यानी कि जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर और जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर इसका कुछ भाग सम्मिलित है। यानी कि बीकानेर, नागौर और जोधपुर, यानी कि ये जो प्रदेश है ये जांगल प्रदेश है, ये जांगल प्रदेश है। और ये इधर का जो पश्चिमी जो इलाका है, ये एरिया है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये है मरु प्रदेश, और इसके अंदर ही है जांगल प्रदेश। यानी कि अलग अलग जो जातियां बस गई उसके आधार पे अपना नाम रख लिया। और जो जांगल प्रदेश है इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, यानी कि वर्तमान में नागौर, इसे ही बोलते हैं अहिछत्रपुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अहिछत्रपुर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है अहिछत्रपुर के बारे में। तो याद रखना आपको, अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर को ही अहिछत्रपुर कहते थे। और अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि जो यादव वंश के भगवान श्री कृष्ण है और उनके बड़े भाई बलराम, इन्होंने द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से वो गुजरे थे। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे। अगला है मत्स्य प्रदेश। तो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में उल्लेख होने वाले 2 जनपदों के नाम बताए, तो एक तो मरु प्रदेश हो गया, इसका भी ऋग्वेद में मिलता है उल्लेख, इसका भी उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और दूसरा है मत्स्य जनपद, तो इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। और महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी कि बैराठ बताई गई है। तो महाभारतकालीन हो गए दोनों जनपद, मरु और मत्स्य जनपद। इनकी राजधानी यानी कि जांगल प्रदेश की राजधानी है अहिछत्रपुर यानी कि नागौर, और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी कि बैराठ। और अलवर और जयपुर के मध्य स्थित ये भाग हैं, यानी ये अलवर और ये जयपुर, इनके मध्य का भाग ये है, वो है विराटनगर, और विराटनगर यानी कि बैराठ। और इस स्थान का वर्णन, यानी कि जो विराटनगर है, इस स्थान का वर्णन एक चीनी यात्री थे युआन चांग ने इसका वर्णन किया, उल्लेख किया है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पहले पेज से कि जो मत्स्य प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर थी। आधुनिक की बात करें तो अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। और इस स्थान का वर्णन किसने किया था? तो चीनी यात्री थे युआन चांग, इन्होंने इनका वर्णन किया था। और इससे आगे बने योद्धा, अर्जुनायन, मालव, सीवी, वो हम आगे विस्तार से देखेंगे। और अब देखते हैं आगे, और आगे बात करें तो सूरसेन, अगला है सूरसेन। सूरसेन जनपद है वो भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि ये भरतपुर और ये धौलपुर और ये करौली, यानी कि ये भाग है, इनका ये भाग, इसे कहते हैं सूरसेन जनपद। तो सूरसेन जनपद है। और सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। और 4वीं शताब्दी, यानी कि इसका जो उल्लेख किया गया है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखक थे जो सिकंदर के समकालीन थे, उन्होंने ही सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। और एक प्रशस्ति है जिसका नाम है बयाना प्रशस्ति। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और बाद में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात में अपनी जो स्वतंत्रता उसको सुरक्षित रखने के जो उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। और जैसे ही राजस्थान में बसी और उन्होंने अपने जो जाति के आधार पर अलग अलग जो क्षेत्रों का नाम है वो रख लिया, जैसे मालव, सीवी, अर्जुनाइन, ये जातियां आगे आगे राजस्थान में बस गई। अब देख लेते हैं अगला सीवी। और सीवी जो उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। ये उदयपुर है। उदयपुर के जो ये भाग है पूर्व, पश्चिम और जो उत्तर का संभाग प्रदेश है, ये सीवी जाति के अंतर्गत आ गया और सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी मध्यमिका या फिर माध्यमिका, यानी ये है सीवी जनपद, और सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका
या फिर मध्यमिका भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अवशेष मिले हैं वो है चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी नामक गांव से इसके अवशेष मिले। यहाँ पे समझ लीजिए आप, नगरी नामक गांव है चित्तौड़गढ़ के पास में, यहाँ पे मध्यमिका या माध्यमिका के अवशेष मिले हैं। और इस पूरे भूभाग को, यानी कि ये जो भाग है, ये पूरा भूभाग है, इसी को मेदपाट या फिर प्रागवाट भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कुछ पॉइंट सूरसेन के बारे में। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा, और इसका उल्लेख बयाना प्रशस्ति में मिलता है। और सीवी जनपद है, तो इसकी राजधानी मध्यमिका या फिर माध्यमिका है, और इसके अवशेष मिलते हैं चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी नामक गांव में। और इस पूरे भूभाग को, सीवी जनपद के अंतर्गत जो भूभाग है, इस पूरे भूखंड को मेदपाट यानी कि मेवाड़ या फिर प्रागवाट भी कहा जाता था। अगला है अर्जुनाइन। अर्जुनाइन, भरतपुर और अलवर, यानी कि ये जो प्रांत है भरतपुर और अलवर, इसे बोलते हैं अर्जुनाइन। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि अर्जुनाइन के अंतर्गत कौन सा भूभाग है। तो अर्जुनाइन के अंतर्गत भरतपुर और अलवर का कुछ भाग है। और अर्जुनाइन ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों, यानी कि विदेशी जो ताकतें थी, उनको भी परास्त किया, उनको बाहर खदेड़ दिया। अगला है मालव प्रदेश। तो मालवों की शक्ति का केंद्र था जयपुर, ये जयपुर। और उसके बाद में जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे टोंक जिले में स्थित है, और कालांतर में अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए, यानी कि धीरे धीरे यहाँ से यहाँ बसे। और इनका प्रमुख केंद्र था जयपुर के पास में, ये टोंक जिला था। और टोंक के पास में धीरे धीरे फैलते फैलते ये पूरे, यानी कि मेवाड़ तक फैल गए, यानी कि यहाँ तक फैल गए। ये पूरा जो मालव प्रदेश कहा जाने लगा, इसको मेवाड़ तक फैले। पहले इनको सीवी जनपद था यहाँ पे, फिर मालव, और उसके बाद में मेवाड़ जनपद हो गया। और टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आने लगा। और मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। तो ये कौन से अभिलेख में इसका जो दिग्विजय, यानी कि इनकी विजयों का जो उल्लेख किया गया है, वो किया गया है यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा। यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में इसका वर्णन किया गया है, इनकी दिग्विजयों का, उनकी विजयों का। और अगला है अयोध्या प्रदेश। तो अयोध्या प्रदेश में राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़, ये अयोध्या प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके बाद में जो अयोध्या प्रदेश से जो और क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो परंत, यानी कि इनकी जो 5वीं सदी के बाद में हुन आक्रमण हुआ, और हुन आक्रमण के बाद में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी कि अलग अलग जो कबीले, जो जातियां बसती थी, अयोध्या प्रदेश था, मालव था, सीवी था, तो ये जो व्यवस्था थी ये समाप्त हो गई हुन आक्रमण के बाद में। और वरयुद्ध संहिता में ग्रंथ है एक, वरयुद्ध संहिता, उसमें इसका वर्णन किया गया है। पतन का जो वर्णन है इसमें वरयुद्ध संहिता में इसका किया गया है। और उसके बाद में ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ और मेवात। ये बाद में और अपने आप में बस गए, क्योंकि हुन आक्रमण हुआ, उसके बाद में ये जनपद है, ये जनपद व्यवस्था थी, गणतंत्रीय जनपद जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी ये समाप्त हो गई। उसके बाद में मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात धीरे धीरे बढ़ते गए। अब अगला देख लेते हैं मेवाड़। और प्राचीन सीवी जनपद जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़ और ये भीलवाड़ा, राजसमंद, और ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। और 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक इसमें गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, यानी कि मेवाड़ पे सबसे ज्यादा वंश है वो गुहिल और सिसोदिया वंश ने इसमें राज किया। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय पर इसकी राजधानी रही है। तो यहाँ की बोली है मेवाड़ी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मेवाड़ है। और उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है मेवाड़ है, और मेवाड़ की जो बोली है वो बोली जाती है मेवाड़ी बोली। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला है बागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक तो डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। ये क्षेत्र है, ये बागड़ के नाम से जाना जाता है। और भी जाने जाते हैं, जैसे दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा का क्षेत्र। लेकिन मुख्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, जाने जाते हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। और
इनकी जो बोली है वो बोली जाती है बागड़ी, यानी कि इनकी बोली है बागड़ी बोली बोली जाती है, बागड़ की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। एक तो बागड़ वर्तमान में कौन से जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और वहीं यहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है, तो बागड़ी बोली बोली जाती है। अगला है मारवाड़। प्राचीन जो मरु प्रदेश था, यानी कि जो पूर्व पश्चिम के जो जिले थे, ये पश्चिम के जो जिले हैं मरु प्रदेश के अंतर्गत आते थे, और इसी को बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मारवाड़ कहा जाने लगा। और 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी कि जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था, यानी कि यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहारों ने इस पे मंडोर जोधपुर पे शासन किया था, मंडोर, तो इसी को बाद में कहा जाने लगा गुजराता। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। मंडोर गुजरात, जो जोधपुर का मंडोर है उसे गुजराता बोलते हैं, और मरु को बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। अब देख लेते हैं अगला हाड़ौती प्रदेश। आधुनिक जो कोटा और बूंदी वाला जो क्षेत्र है, ये बूंदी और ये कोटा, इसे बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती। और प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य स्थापित था, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ मीणा जनजाति निवास करती थी कोटा हाड़ौती क्षेत्र में। और एक मीणा वंश का बूंदा नाम के एक व्यक्ति था, उसी के नाम पर इस बूंदी का नाम है वो बूंदी रखा गया था, बूंदा व्यक्ति के नाम पर। और बाद में चौहान वंश की एक हाड़ा शाखा थी, चौहान वंश की हाड़ा शाखा, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया हाड़ौती। और यहाँ की जो बोली है वो भी हाड़ौती बोली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है ढूंढाड़ प्रदेश, यानी कि जयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ढूंढाड़ प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है, तो भाषा है ढूंढाड़ी। और कौन से क्षेत्र में, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो है ढूंढाड़ प्रदेश। अगला है मेवात प्रदेश। मेवात में अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र, यानी कि ये अलवर और ये भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति निवास करती है उसे कहते हैं मेवात, यानी कि सबसे ज्यादा मेव जाति निवास करती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया मेवात। और इसकी जो बोली है मेवात की, यानी कि मेव जाति निवास करती थी, उसे बोला गया मेवात। और यहाँ की जो बोली है वो है मेवाती थी। और मेवातियों का एक प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मेवातियों का, यानी कि हसन खान मेवाती कौन था, तो हसन खान मेवाती था मेवातियों का प्रसिद्ध नायक, यानी कि प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, यानी कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ खानवा के युद्ध में। और ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और इसी युद्ध में जो मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती, वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। और एक जो पॉइंट ये है कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, उससे पहले एक युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। जो बयाना का युद्ध हुआ था वो भी राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये दोनों युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं कि बयाना का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, खानवा का युद्ध भी राणा सांगा बाबर के बीच हुआ। लेकिन खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, बयाना का युद्ध हुआ था 1 महीने पहले, यानी कि 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ और बाबर की हार हुई थी। और इसी हार का बदला लेने के लिए खानवा का युद्ध लड़ा गया, दूसरा युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध। आक्रमण किया बाबर ने, बाबर विजयी हुआ, बड़ी सेना थी और राणा सांगा की हार हुई। और ये खानवा का युद्ध में मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती, और इसे
जो ये वीर गति को प्राप्त हो गया। आगे जो कुछ और अंचल या जो अंचल यानी कि क्षेत्र, जैसे जैसलमेर को माड बोलते हैं, माड या वल बोलते हैं। और जोधपुर का जो दक्षिण भाग है उसे गुजरता बोलते हैं। प्रतापगढ़ को कंठल, ये प्रतापगढ़, इसको बोलते हैं कंठल। और इसे बोलते हैं जो जोधपुर को गुजरत्रा, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन रहा इस वजह से। और जो झालावाड़ का क्षेत्र है ये मालवा, यानी कि ये था मालवा। और चूरू, सीकर और झुंझुनू ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं इसको, यहाँ की बोली भी शेखावाटी बोली है। और उसके बाद में ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं मेरवाड़ा, यानी कि इसे बोलेंगे मेरवाड़ा प्रदेश। और ये थे इतने जो प्राचीन नाम थे, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे शब्दावली दी गई है। अंचल किसे कहते हैं, तो अंचल क्षेत्र को कहते हैं। और ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद। हमारा प्रथम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। क्षत्रप किसे कहते हैं, तो प्रांत का मुखिया होता है उसे क्षत्रप कहते हैं। और राज्यपाल जो भारत में शक जाति के शासक थे उन्होंने ये प्रयोग में लिया था, राज्यपाल शब्द क्षत्रप को ही बोलते हैं। और अब देख लेते हैं आगे आज के लास्ट जो अभ्यास प्रश्न है वो देख लेते हैं। और अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो 3 नंबर सबसे पहले हमने पढ़ा था मरु प्रदेश, उसके बाद में आया था मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद की राजधानी है वो है विराटनगर, इनकी विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी है। और मथुरा किसकी राजधानी है, तो मथुरा है वो सूरसेन की राजधानी है, सूरसेन या सोरसेन की राजधानी है। अक्षत्रपुर यानी कि नागौर, ये किसकी राजधानी थी, तो अक्षत्रपुर है वो जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जांगल प्रदेश। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बागोर किसकी राजधानी थी, ये आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि बागोर किसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो कोटा और बूंदी, यहाँ पे कोटा और बूंदी यहाँ की सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति यहाँ पे निवास करती थी, कोटा और बूंदी में। और यहाँ पे बाद में धीरे धीरे है वो एक चौहान वंश की हाड़ा शाखा थी, उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, हाड़ौती रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती। और हाड़ौती प्रदेश और यहाँ की बोली भी हाड़ौती है। तो ये हाड़ौती प्रदेश। और जो मरु है यानी कि कौन सा क्षेत्र है, मरु जो पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है ये इसे बोलते हैं मरु, बाद में इसका नाम मारवाड़ हो गया। और जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर और जोधपुर, यानी कि बीकानेर, नागौर और जोधपुर ये है वो है जांगल प्रदेश। और इसकी राजधानी थी अक्षत्रपुर यानी कि नागौर। और मेवात है वो अलवर भरतपुर का, यानी कि ये अलवर और ये भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति निवास करती है उसे बोलते हैं मेवात प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर का वह क्षेत्र। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है, तो ढूंढाड़ी भाषा है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की ढूंढाड़ी भाषा है और ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं इसको। अति लघुत्रात्मक प्रश्न अगला, महाभारत कालीन के इन 2 जनपदों के नाम बताइए। तो सबसे पहले पढ़े थे हमने मरु और मत्स्य, तो ये 2 नाम। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू ये जिले आते हैं शेखावाटी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हसन खान मेवाती कौन था, तो मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती जो खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था, राणा सांगा के साथ में लड़ता हुआ, राणा सांगा का साथ देते हुए, और बाबर के जहाँ विजयी हुआ था खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को। अगला लघुत्रात्मक प्रश्न, 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त हो गई,
क्योंकि 5वीं सदी के बाद में हुणों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद में जो मेवाड़ है, मेवाड़ और ये इस प्रकार से जो बड़े बड़े यानी कि गणतंत्र व्यवस्था समाप्त हो गई थी और धीरे धीरे है वो छोटी जातियां समाप्त होकर बड़ी जातियों में विभक्त होने लग गई। उसके बाद में मेवाड़ आ गया, यानी कि मेवाड़ प्रदेश बना, उदयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में आपको बताना है, जिसमें मरु, 3 जनपद आपको बताने हैं, जिसमें मरु हो गया, मत्स्य या फिर मेवाड़। तो इनके बारे में आपको लिखना है, आपको याद करना है ये सब पॉइंट। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे अपना एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी अपने विद्यार्थी हैं, भाई बंधु हैं, सब जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान परीक्षा की, तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इस क्लास के माध्यम से। और पूरी क्लास की पीडीएफ यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन डालने वाले हैं वो उनकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं edu_on_lp। तो लाइक करते रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन राजस्थान अध्ययन की क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।